अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः, आषाढ शुद्ध प्रतिपदा, दिनांक सहा 6 जुलै 2024. चरक सूत्र स्थानाध्याय 13 स्नेहविधि. शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् तत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्. ओम शांति शांति शांति. दीप्ताग्नयः क्लेशः घस्मरा स्नेहसेविनः वातार्थः क्रूरकोष्ठाश्च कोष्ठा स्नेह्यः मज्जानमाप्नुयुः येभ्यो योग्यो हितो यो यः स्नेहः स परिकीर्तितः. तो दीप्ताग्नि क्लेश स घस्मर स्नेह सेवन करने वाले वातार्थ क्रूर कोष्ठ इनको अगर जो स्नेहन करना है तो मज्जा को प्राप्त करे. तो जिन जिन के लिए जो जो स्नेह हित है ये अभी यहाँ तक बताएगा इस प्रकार से. वैसे मज्जा स्नेह इस प्रकार से प्रचलन में तो है नहीं ज्यादा. केवल मैं बोन मारो सूप कभी बताता हूँ, खास करके ये ल्यूकेमिया वगैरह के मरीजों में. स्नेहास्य प्रकर्ष तु सप्तरात्र त्रिरात्र को. तो मृदु कोष्ठ के लिए त्रिरात्र और पूर्व कोष्ठ के लिए सप्तरात्र, ये स्नेहन का प्रकर्ष इस प्रकार का है. अलम मला नीरयितुम स्नेहश्चात् आत्मीयतांगतः. अगर दोषों का उदीरण करना चाहते हैं तो असात्म्य इस प्रकार का स्नेह ये होना चाहिए. 7 रात के बाद या 3 रात के बाद अगर ये सब सात्म्य हो जाता है तो दोषों का उदीरण नहीं कर सकता. इसलिए खास करके जब शोधन के लिए स्नेहपान देना है वो 3 या 7 रात्रि में खत्म होना चाहिए. जो ब्रूहण के लिए शमन के लिए स्नेहपान देना है वो दीर्घकाल दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं.
स्वेद्या शोधयितव्याश्च रूक्षावात विकारणा व्यायाम मध्य स्त्री नित्याः स्नेहस्य च चिंतकाः। तो जिनको स्वेदन करना है वैसे रूक्ष स्वेद का भी विधान है। फिर भी पंचकर्म के हिसाब से जब स्वेदन होता है तो उसमें स्नेहन और स्वेदन ये दोनों, और स्नेहन में बाह्य और आभ्यंतर ये दोनों आवश्यक है। शोधयितव्याश्च रूक्षा वात विकारिण, रूक्ष और जो वात विकार वाले हैं, व्यायाम मध्य स्त्री नित्या, तो व्यायाम मध्य स्त्री इनका नित्य सेवन करने वाले, और ये जो चिंतका, जो चिंतक है उनको स्नेहन करना जरूरी इस प्रकार का है। तो ये एक अहम मुद्दा है कि चिंतक जो है, चिंता करने वाले, भले वो अच्छी चिंता हो या उसका अति योग मिथ्या योग इस प्रकार का हो, फिर भी चिंता ये रूक्षता बढ़ाती है शरीर में, और फिर उसके जरिए काफी तकलीफें होती है। तो इनको किसी न किसी तरीके से स्नेहन करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। जब निद्रा कम होती है तो शिरोधारा ये एक अच्छा पर्याय है उसमें। लेकिन मलावष्टम वगैरह इस प्रकार के अगर है तो अभ्यंतर स्नेहपान देना ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। भापू नानल सर ने एक केस बताई थी, एक कोई जज उनके पास आया था और 22 बरस तक नींद नहीं आती थी। कुछ नींद की गोलियां लेते थे लेकिन उससे समाधान नहीं मिलता था। तो उन्होंने पूछा कि मुझे शिरोबस्ती करना है, खुद नानल को पूछा कि मुझे शिरोबस्ती करना है। तो नानल सर ने कहा ठीक है मैं भी करता हूँ। और फिर उसका आयोजन किया। जैसे ही शिरोबस्ती शुरू हुआ वैसे उनको नींद आने लगी। तो नानल सर ने पूछा आपको कुछ हो रहा है, कि आपको नींद आ रही है क्या? तो बोले नहीं नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई कि वो गिर पड़ेंगे। तो नानल सर ने बस्ती बंद कर दिया और वो सो गए, वही उन्हीं के क्लिनिक में ही सो गए। 36 घंटे तक उनको वो जगे नहीं इस प्रकार से। घर वाले सब घबरा गए कि उनको क्या हो गया इस प्रकार से। तो नानसन सर ने कहा कि कुछ नहीं, ये नींद ले रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं, उनको नींद लेने दो इस प्रकार से। तो 36 घंटे की नींद हुई और फिर वो जब जगे तब वो बोले कि अभी मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है इस प्रकार से। तो खास करके जज के बारे में ये बात होती रहती है, ये चिंतक इस प्रकार के होते हैं। और वैसे भी काफी अन्य लोग भी है जो मल्टीटास्किंग करते हैं, वो सभी चिंतक रहते हैं। क्योंकि उनमें, उनके मन में एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे विचार के बाद तीसरा विचार, ये आता ही रहता है। कितनी भी टालने की कोशिश करे, चित्तवृत्ति निवृत्त करने की कोशिश करे, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो ऐसे हालात में ये जरूरी होगा कि उनको स्नेहन करना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो कोई कोई नेत्र तर्पण के समय भी सो जाते हैं, होता है इस प्रकार से। शृंगाटवात शिरोबस्ती मोर स्नेहन नीडेड। ऐसा है ना कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर वात प्रकोप है तो उसके लिए चिकित्सा भी उतनी ही समर्थ होनी चाहिए। अभ्यंग से एक पिक्चर वो बस्तिष्ठ चतुर्विध मूर्ध तैलम इस प्रकार की बताई गई है, तो बस्ती सबसे श्रेष्ठ है। उसमें काफी दिक्कत है बनाने में इस प्रकार से। लेकिन
एक्सरे की जो फिल्म होती है पुरानी, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उससे शिरोबस्ती अच्छा होता है। वो अच्छी तरीके से बैठ जाता है, फिर उसको वेलक्रो लगाना है ऊपर से। और जहाँ पे संधि जोड़ है उसका, वहां पे ये गोधूम से ये कर देना है, लीक प्रूफ कर देना है। तो इससे अच्छी तरीके से शिरोबस्ती हो सकता है। मैंने खुद शिरोबस्ती ज्यादा नहीं दिए है इस प्रकार से, लेकिन शिरोधारा शिरप तो आमतौर पर लोग करते ही रहते हैं। लेकिन इन सभी में स्नेह ये है, ये बात ध्यान में रखनी है। आप रुक्षता बढ़ाने वाले पदार्थ बिल्कुल न दे, और उनको भली भांति स्नेहन करे, जिस तीसरे तरीके से हो सके वो स्नेहन करे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। बापूनामल सर ने मुझे ये केस, केरल इट्स रेगुलर प्रैक्टिस, ओके। करीबन आधे घंटे तक बताई थी। एक मिनट। नानल सर के बारे में एक अजीब बात थी। जब वो खुलकर बात करते थे तो बहुत ही खुलकर बात करते थे, और समय की पाबंदी नहीं रहती थी। और उनके पास ज्ञान और अनुभव दोनों का भंडार था। खास करके जब वाधो आप्टे को उन्होंने ट्रीट किया ल्यूकेमिया के लिए, तो माधव आप्टे के लिए प्रसिद्धि ये सबसे महत्वपूर्ण थी। यहाँ तिलक स्मारक मंदिर में एक प्रोग्राम हुआ, कैंसर साध्य क्या साध्य इस प्रकार से। फिर आप्टे सर, बापू नानल सर, राबू गोखले सर, इनका सत्कार अ, आप्टे ने किया। और आगे चलकर आप्टे खुद कैंसर स्पेशलिस्ट बन गए। एक्चुअली उनको ट्रीटमेंट दी थी बापू नानल सर। बापू नानवल सर को तो इसका बहुत फायदा मिला, क्योंकि उसके बाद उनके यहाँ कैंसर पेशेंट का फ्लो जो बढ़ गया, वो 5 केस हर दिन नए, और इस प्रकार से 1.5 दिन में एक बुकिंग हो जाती थी। और सुबह 7 बजे बैठते थे तो दोपहर 3-4 बजे तक प्रैक्टिस चलती थी, 5 नए नई केसेस के बारे में इस प्रकार से। तो कोल्हटकर सर ने भी जिक्र किया था, मैंने भी जिक्र किया था कि आप किताब लिखो। आपके अनुभवों के आधार पर। वो बोले दिखना तो है, लेकिन समय कहाँ से दे पाऊंगा इस प्रकार से। और दूसरी चीज, मैं जब अ, सोचने के लिए बैठता हूँ तो शायद विचार आते हैं, लेकिन लिखने के लिए बैठता हूँ तो ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं लिखूँ तो अच्छा है, लेकिन लिखने में काफी समय हो जाता है। तो मैंने सुझाव दिया था कि हम किसी छात्र को आपके पास भेजेंगे, वो लिख लेगा, आप सिर्फ बताओ इस प्रकार से। लेकिन ये हुआ ही नहीं वास्तव में। उनके साथ ही उनका पूरा अनुभव चला गया। कुछ वैद्य है उनके, उपेंद्र दीक्षित या नरेंद्र पेंडसे, ये उनके छात्र रहे हैं। लेकिन कितने छात्र होंगे मुझे पता नहीं है इस प्रकार से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जो बुजुर्ग वैद्य इस प्रकार के हैं, जिनके पास काफी अनुभव है, जिनके पास काफी ज्ञान भांडार है इस प्रकार का, वो अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने ज्ञान को शब्दबद्ध करने की कोशिश करें। वेलंकर मैडम ने किया अंततः इस प्रकार से।
मैं भी शायद कुछ कोशिश करूंगा। मालूम नहीं कितना कब समय दे पाएंगे इसके लिए। लेकिन वैसे मेरी संहिता नहीं आने वाली है, उसमें तो ये जिक्र होगी, केवल अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से शेयर हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे इस प्लेटफॉर्म पर मैं शेयर करता ही रहता हूँ। और ज्येष्ठ वैद्य अनुभव संकलन, ये एक अहम मुद्दा रहेगा, किसी भी काल के लिए आवश्यक इस प्रकार का। और उसके जरिए खास करके जिनके छात्र नहीं है, परंपरा नहीं है वैद्यों की, जिनके घर में, उनका ज्ञान उनके साथ खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उस दृष्टि से ये प्रयास होने जरूरी है कि वो अच्छी तरीके से लिखे। मैंने फणसरकर गुरु की किताब मंगवाई है, या लेकिन फणसरकर के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि वो बहुत कम बोलते थे। अब हम कोशिश करेंगे ये किताब यहाँ पे पढ़ने की, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे पढ़नी है लेकिन हो नहीं रहा। तो शायद ये हमारा 24 अध्याय तक हो जाएगा, तो शनिवार को जो है वो बंद कर देंगे और फिर फणसरकर की किताब पढ़ेंगे। मैंने एक अजीब किस्सा सुना था उनसे। कि मैं थर्ड ईयर में था, एक अर्श का रुग्ण था, बाह्य अर्श था। हम दोनों ने बाह्य अर्श देख लिया। मुख्य दवा थी सुवर्ण सूचीकर। और एक महीने के बाद मैंने देखा अर्श पूरा गायब हो गया था। मेरे ध्यान में नहीं आया सुवर्ण सूचीकर इसमें कैसा काम करता है अर्श के लिए। तो मैंने पूछा कि सुवर्ण सूचीकर का क्यों प्रयोग किया। वो जनरली ताप्य दिलो वगैरह का प्रयोग करते थे। ताप्यदी के फलश्रुति में तो लिखा है विशेषात अंत्यपस्मारं कामलांग उदजानि च। लेकिन सुवर्ण सूचीकर कहाँ से आया? तो कुछ बोले नहीं। मुझे गर्भिष्ठ का एक रेफरेंस दिखाया कि जिसमें गर्भिष्ठ से अर्श उत्पन्न होता है उत्तर स्थान में से। तो फिर भी मैं समझा नहीं कि गर्भिष्ठ से अर्श उत्पन्न होता है, तो गर्भिष्ठ का और इसका क्या संबंध, सुवर्ण सूचक का क्या संबंध है? फिर सूत्र स्थान 7वां अध्याय वहां पे लेके गए। और विषभुक्ताय दद्याच्च शुद्धाय वरदोमदस्तदा सूक्ष्म सूक्ष्म ताम्र काले शुद्धेरिति ततश्चाणम हेमचूर्ण से दापये न सुच्यते हेम पांगे पद्मपत्र विषम। ये सूत्र दिखाए। तो शुरू में ताम्र और बाद में स्वर्ण देने से विष टीकता नहीं है, इस प्रकार का वहां पे वर्णन। और नीचे गरे पेश विधि स्मृतः, गर में भी ये विधि बताया गया है इस प्रकार से। और विरुद्धम अपनी चाहरम विद्यात विष गर्भोपम, विरुद्ध आहार ये भी गर्भ विषय समान सोचना चाहिए। तब जाके मुझे लिंक पता चली कि विरुद्धाहार ये उसका प्रमुख कारण इस प्रकार का था। उसके लिए ताम्र और सुवर्ण देना है, दोनों कोला कल्प सुवर्ण सुच्छेखर है। और वो देने से गर्भ विषय से उत्पन्न हुआ अर्श खत्म हो गया। तो ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत ज्यादा है। मुझे तो ये सूत्र कंठस्थ थे, सूत्र स्थान 7वें अध्याय के सूत्र कंठस्थ थे। उत्तर स्थान का कंठस्थ नहीं था, लेकिन ये तो कंठस्थ थे। फिर भी मेरे ध्यान में इस प्रकार से सुवर्ण सुच्छेकर का गर्विश के लिए उपयोग विरुद्धाहार जनित विष गर्विश है उसके लिए उपयोग, और विरुद्धाहार से या गर्विश के कारण अर्श उत्पन्न हुआ है उसकी शांति सुवर्ण सुच्छेकर से हो गई। ये काफी समझने में मुश्किल मामला इस प्रकार था। मैं तो थर्ड ईयर में था उस समय में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वो क्या सोचते थे भीतर इस प्रकार से, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहता था। और
एक रुग्ण के लिए काढ़ा लिख के देना है तो 2-2 दिन वो सोचते थे, इसमें ये डालो नहीं डालो, कितना डालो, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। मेरे समझ में नहीं आता था इसी में क्या आपत्ति है। तो ग्रंथोक्त काढ़े नहीं देते थे, खुद अपने तरीके से बना के काढ़े बता देते थे। और एक बार रुग्ण को काढ़ा मिल गया तो उसका पूरा जीवन का काम हो गया। जब भी वो बीमार पड़े वो काढ़ा लेके वो ठीक हो जाता था, इस प्रकार से। इतना उसमें परफेक्शन था उस काढ़े में, इस प्रकार का ये था। तो कोलटकर सर ने उनसे पूछा कि आप ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं। जनरली इस प्रकार में प्रतिभा नाम की चीज होती है, और वो अभ्यास और प्रैक्टिस इनके ऊपर निर्भर रहती है कि मेरे मन में ये सूत्र क्यों आया और मेरे मन में ये पाठ क्यों आया, इस प्रकार से बताना मुश्किल होता है। लेकिन आश्चर्य है, फणसरकर ने उनको जवाब दिया और वो बोले कि पलटकर इसके लिए मैंने वाग्भट का उत्तर सांस सैकड़ों बार पढ़ा है। ये काफी अजीब बात सामने आई। वाग्भट का उत्तर स्थान कौन पढ़ने के लिए जाता है, ज्यादा से ज्यादा हम निदान चिकित्सा देखेंगे किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए। लेकिन उनका कहना था कि उत्तर स्थान में जो योग आए हैं वो सीमित है और स्पेसिफिक है, बहुत ही स्पेसिफिक है। तो उनको भली भांति ध्यान में रखेंगे तो उनका प्रयोग निदान चिकित्सा में हो सकता है, इस प्रकार से। और उनकी जो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस थी, खास करके पाठा मिश्रण की कॉम्बिनेशंस जो है, ये एक अद्भुत सोच रही है उनकी। और उसके जरिए काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मैं भी देख रहा हूँ, जो एक भी देख रहे हैं, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस तरीके से उनके विचार उनके पुस्तकों में कितने व्यक्त हुए होंगे ये बताना मुश्किल है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार पढ़ तो ले, कुछ तो हाथ में आएगा। और चिंतन करेंगे बाद में उसके बारे में तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और खास करके कैंसर के मरीजों में अगर रसायन चिकित्सा ही प्रधान है तो उसके ऊपर जिक्र करना जरूरी है। संशोधनादृते येषां रूक्षणं संप्रवक्षते न तेषां स्नेहनं शस्त्रम् उत्सन्न कफमेधसाम्। तो संशोधन के बिना जिनके बारे में रूक्षण बताया जाता है उनमें स्नेहन नहीं देना है। हाँ, उत्सन्न कफमेधसाम, ये उत्सन्न कफमेधस अगर है तो अच्छा नहीं है। वैसे विसर्प की चिकित्सा में शुरू में ही आदावे विसर्प शीतम लंघन और रूक्षण करना है, इस प्रकार से बता। तो हम सब मरीजों को स्नेह पूर्णतः वर्ज करने के लिए कहते हैं। घी या तेल कोई भी किसी भी प्रकार से विसर्प की शुरुआत की अवस्था में नहीं देना है। चाहे वमन देना हो, सद्य वमन देते हैं इन सभी में, विसर्प में। खासकर तो उर्दू चतुर्गत इस प्रकार का है या उरस्थान में है तो तत्काल वमन देते हैं। लेकिन फिर भी मांस नहीं वगैरह कुछ करना नहीं है, सीधा पेशेंट को बुलाना और यष्टि मधुपात से या फिर इक्शोरस वगैरह ऐसा देके वमन करवाना। और एक भी वमन फेल्योर नहीं होता है, सभी मन वमन अच्छे तरीके से होते हैं और उससे तुरंत राहत भी मिल जाती है विसर्पण में। तो स्नेहनम न तो ये दोनों तरीके से बताया गया है कि रूक्षण करना है और स्नेहन नहीं करना है। तो जहां रूक्षण करना है, ये बहुमेद उत्सन्न कफमेदस, इसमें रूक्षण जरूरी इस प्रकार का है। तो अभी ओबेसिटी की समस्या काफी बड़ी है और हम ये भी करते हैं, स्नेहन स्वेदन करके वमन विरेचन भी करते हैं, बस्ती भी देते हैं। फिर भी उसमें रूक्षण करने की अवस्था कौन सी है, ध्यान में लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।
शुरू में रूक्षण करके जब ये थोड़ा कफ कम हो जाए तो शायद स्नेहपान वगैरह करके फिर आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो शू मला त्याचे त्रासच व्हायला लागले जर काय. सर बुक छान आहे. डिफरंट कन्सेप्ट सांगितले आहेत. ओके. शुह पती आयुर्वेद कॅमेरा ऑन. तो ठीक है, अभी मालूम नहीं है म्यूट ऑन करने से कैमरा भी ऑफ होता है या नहीं होता है इस प्रकार का. अभिषण्णाननगुदा नित्यं मंदाग्नेयश्चे तृष्णामूर्छा परिताश्च गर्भिण्यस्तालुशोषणा गर्भिणी. तो अभिषण्ण आनन गुद इस प्रकार से नित्य मंदाग्नेयश्चे नित्य जिनका अग्नि मंद है, तृष्णामूर्छा परिताश्च गर्भिण्यः तालुशोषणः अन्नद्विषश्छर्दयन्तो जठराम गरार्दिताः दुर्बलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहग्लाना मदातुराः न स्नेह्या वर्तमानेषु न नस्तो बस्ति कर्मसु स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणा. तो इसमें गर्भिणी भी शामिल है, ये भी एक अजीब बात इस प्रकार की है. शायद स्नेहन के जरिए शैथिल्य इस प्रकार का थोड़ा सा आ जाता है, क्लीनत्व आ जाता है, एक बात रहेगी इस प्रकार से. लेकिन जठर आम गरार्दित अन्नद्वेष सर्दी होने वाले दुर्बल प्रतांत स्नेह ग्लान सदातुर और नस्त बस्ती, इसमें भी इनको स्नेह करना नहीं है. तो स्नेहपानात प्रजायन्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः. तो स्नेहन और रूक्षण ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत इस प्रकार के हैं. तो जिनको जिनमें रूक्षण करना है उनमें स्नेहन नहीं करना है, जिनमें स्नेहन करना है उसमें रूक्षण नहीं करना है, ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में होनी चाहिए. पुरुषं ग्रथनम रूक्षम वायु अप्रगुणो मृदु पक्वा खरत्वम रक्ष रौक्ष्यांश गात्रस्या स्निग्ध लक्षणम. गात्र अस्निग्ध है समझने की ये लक्षण है. पुरुष ग्रथित रूक्ष वायु अप्रगुण मृदु पक्ता खरत्वम रौक्षंच खरत्व और रोक्ष ये सभी लक्षण है तो समझ लेना है कि रुक्षता बढ़ गई है. वातानुलोम्यम दीप्तोग्निर्वर्च स्निग्धम असंवतम मार्दवम स्निग्धताम चांगे स्निग्धानां चोपजायते. तो वातानुलोमन अग्नि प्रदीप्त होना, वर्च स्निग्ध और असंवत होना, मार्दवम स्निग्धता चांगे और शरीर में मृदुता स्निग्धता, ये स्निग्धानाम उपजायते स्निग्ध व्यक्तियों में हो जाता है. तो स्नेहन अच्छा हुआ ये कैसे समझे इस प्रकार से. तो कुछ लोगों का कहना है कि वर्चस्व निगम असंहतम, ये जो है ये स्नेहपान शुरू करते ही लक्षण दिखाई देता है. और कुछ लोग उसको भूल कर ये स्नेहपान पूरा हो गया ऐसा करके स्नेहपान बंद कर देते हैं और शोधन के लिए चलते हैं. तो ये ऐसा नहीं है. स्नेहोक्षित्व विषाम ओजो धातुनां कर्मशो मलाहा. तो अक्षित्व बिट इनका स्नेह ये मज्जा स्नेह इस प्रकार का है, या मज्जा मल इस प्रकार का है. तो कुछ लोगों का कहना है कि जब स्नेह मज्जा तत्व तक पहुंचता है तो वर्चस्व एकदम असम्मतम ये मूल रूप से होना लगता है इस प्रकार से. और इसलिए तब तक स्नेहपान करवाना जरूरी इस प्रकार का रहेगा. ये जो मार्दवम स्निग्धताचे अंगे ये जो बात कही गई है वो भली भांति उत्पन्न हुई है नहीं हुई है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा. और फिर ये होने पर
स्नेहपान बंद करवाएंगे इस प्रकार से। पांडुता गौरवम जाड्यम पुरुषस्य अभिपक्वता तंद्रीर रुचिर उत्क्लेदाः उत्क्लेशः स्यादति स्निग्ध लक्षणम। ये अगर ज्यादा स्नेह इस प्रकार का हो गया, प्रमाण से ज्यादा इस प्रकार का, तो पांडित्व गौरव जाड्य पुरुष अविपक्वता, पुरुष पक्व न होना, तंद्री ही अरुचि उत्क्लेश, ये अति स्निग्ध के लक्षण है। अभी स्नेह व्यापक जो कहते हैं उनमें कैसे विचार करें, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है। तो इनके जरिए स्नेह का पचन नहीं हो रहा, इस प्रकार से सोचना जरूरी ऐसा रहेगा। लेकिन फिर भी अभी जो स्नेह लिए जाते हैं उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। ये तड़का देना, यह हमारी एक अहम प्रक्रिया है। और कभी कभी रुग्ण अगर स्नेहपान के ज- बाद जल्दी भोजन कर लेते हैं, तब साममला ऐसा लक्षण होता है जिसमें से स्नेह आता। ऐसे में कोई कोई वैद्य स्नेह बंद करते, तीन स्नेह में भी से फिर प्रधान कर्म अच्छे से नहीं होता था। ये तो सही है, हम गैप देते हैं इसमें एक दिन की, और फिर स्नेहपान करते हैं। जब तक ये 12 घंटे में पचने वाला स्नेहपान नहीं होता है तब तक स्नेहपान करते रहते हैं। और ये बाकी लक्षण भी होने चाहिए इसमें, ये संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि स्नेहपान कैसे करे, किस स्नेहों से करे, ये बात जरूरी इस प्रकार की है। मैं मणिपाल में गया था व्याख्यान देने के लिए, और दूसरे दिन व्याख्यान था। जब शाम को मैं पहुंचा तो घूमने के लिए बाहर निकले, मेरे साथ एक वैद्य था जूनियर कोई। उसने सवाल पूछना शुरू किया, और उसका मुख्य मकसद था कि शोधनार्थ स्नेहपान, शमनार्थ स्नेहपान, ये जो बातें हैं, जो स्नेह ग्रंथों में बताए गए हैं, वो स्नेह शमन के लिए बताया गया है, स्नेह भी शोधन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, इस प्रकार से। तो मैंने कहा जरूर ला सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पांडुरंग स्नेहम, ये जो शुरुआत में बात है पंचतिक्तम, महा है महातिक्तम है मेरा, पंचगम श्रुतम मार्ग बता देना पांडुरंग रूपे स्नेहम। पांडुरंग पिबेत सर्पे आदौ कल्याण काव्यम, पंचगव्यम महातिक्तम श्रुतम मार्ग बता देना। अब इस स्नेहपान से हमें आगे क्या करना है? ये शमन के लिए भी हो सकता है, शोधन के लिए भी हो सकता है। आगे मोहम्मद मेरे चैनल में बताया है। हम कितनी मात्रा में देंगे, कब देंगे, इसके आधार पर कितने दिन देना है और कब देना है, ये निर्भर है। यस्तने जीर्ण एवान्य स्नेहोच्च शुद्ध है बहु। पहले दिन का आहार जब पच जाता है तो तुरंत उस समय में शोधनार्थ के लिए स्नेहपान देना है। और वो मध्यम मात्रा में भी देते हैं तो भी काफी होता है। वैसे वैसे वास्तव में ग्रंथ में उत्तम मात्रा जो 24 घंटों में पहुंचती है वो देने के लिए कथा बताया गया है।
और शमन क्षुद्र तो नो मध्य मात्रा से शस्यते। भूख लगने पर शमन स्नेहपान देना है और मध्य मात्रा में इस प्रकार का देना है। तो लोगों का यह कहना था कि शमन करने वाले स्नेह से शोधन कैसे होगा, मुख्य आशंका थी तो इस प्रकार की। मैंने कहा कि उस स्नेह में उस रोग की संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य है। पांडुरोग के लिए महाकल्याण का पंचतीर्थ या फिर पंचगव्य, ये जो स्नेह बताए गए हैं उनमें उस रोग की संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य है और दोष अलग हो जाएंगे तो वही स्नेहपान आसानी से दोषों को कोष्ठ में लेके आएगा और फिर स्वेद से द्रवीभूत होकर बाहर निकाल देगा। तो दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने के लिए विशिष्ट स्नेहन का उपयोग, स्नेहपान का उपयोग करना है, चाहे वो चीज हम अनुपान के रूप में दे देंगे। अभी तो सभी रोगियों में अनुपान के रूप में घी का प्रचलन काफी है। कुष्ठ है तो महातिक्त का है, हम ये आर्केल जी या रक्त कल्याण का गुरुत्व सभी कैंसर को मरीजों में देते हैं। हीरक वगैरह ये सब दवाइयां हैं, शुक्र शोधन गण है, तो इसके जरिए कैंसर की संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य इसमें है। अब दोष अलग हो जाते हैं, शायद हम उनका शमन करें या शोधन करें। कैंसर के मरीजों में शोधन की अपेक्षा नहीं रहती है, बहुत सारे रुग्ण दुर्बल होते हैं, एडवांस स्टेज होती है। तो उनमें हम शमन तो कर ही सकते हैं, 1 चम्मच मात्रा देने से दोषों का शमन अच्छे तरीके से या रोग का शमन अच्छे तरीके से हो सकता है। शमन गुरुत्व मात्रा आणि काल कोणता असावा, ग्रंथों में जो दिया है शमन क्षुद्र तो नन्नो मध्य मात्रा से सस्यते। भूख लगने पर, केवल अन्न पचन होने पर नहीं, भूख लगने पर और मध्य मात्रा में देना है। और उसमें ब्रूहण जो देना है वो सबकतः इस प्रकार का बताया, उसके भी अल्प देना है। और वो सबक तो होना चाहिए इस प्रकार से। अभी बात यह है कि ये स्नेहन और रूक्षण ये भली भांति समझ पाना, क्योंकि ये षड्विध जो उपक्रम है उनमें से 2 प्रधान इस प्रकार के उपक्रम है, रूक्षण और स्नेहन इस प्रकार से। और किसको क्या देना है, कैसे देना है, ये सभी सोच होना जरूरी इस प्रकार का हो जाता है। अभी जो अति स्निग्ध लक्षण इस प्रकार के बताए गए हैं या स्नेह व्यापक हो जाते हैं तो क्या करेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल को लेकर चिंतित इस प्रकार के हैं। और फिर निस्नेह आहार देना, रूक्षण करवाना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात करते रहते हैं। वातकाल के अनुसार शमन घृत का औषध सेवन काल में भेद हो सकता है क्या, जरूर होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो दवा देंगे अपान काल में, प्राण काल में, समान काल में वगैरह इस प्रकार से, उस समय अनुपान उसका स्नेह कोई घी इस प्रकार का अगर रखते हैं तो उस वायु के शमन के लिए अच्छा इस प्रकार का काम करता है। तो औषधि सेवन काल कौन सा देना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और मेरा अनुभव रहा है सीकेडी में अपान काल में शुरू में मैं दवा देता था, लेकिन ये सारकट्य विभाजन ही ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा समझकर समान काल में औषध देना शुरू कर, वही औषध चाहे चंद्रहरित इत्यादि वगैरह जो योग है, वही दवा अपान काल के बजाय समान काल में अगर देते हैं बस्त्यामाइन के साथ तो उसका अच्छे रिजल्ट आते हैं।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि किस काल का प्रयोग करना है यह हमें सोचना पड़ेगा। अनुमान के रूप में उसमें घी आ ही सकता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की समस्या जो है वो चिंता से ज्यादा जुड़ी है। अब ये स्नेहास्युर्यच्च चिंतकाः इस दृष्टि से स्नेहन करवाना है, ऐसा भी रहेगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि तेल और घी पूरी तरीके से बंद करना तो गलत है। ये बीच में काफी प्रचलन एलोपैथी वाले डॉक्टर ने कर दिया कि नहीं लेना है, इस प्रकार से हृदरोग है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और घी और तेल पूरा बंद कर दिया। और फिर हमारे हिसाब में उदावरत ये व्याधि है, वायु का प्रकोप है, मलावष्टंभ है, और ये स्नेह बंद कर देने से उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो उन सभी में मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, आपको घी तो लेना ही है इस प्रकार से। 1 चम्मच 2 चम्मच आपको जितना लेना चाहते हैं वो ले लो इस प्रकार से। फिर भी अनुभव रहा कि ये एलोपैथी का प्रभाव इतना जबरदस्त। हाँ, कि फॉलोअप में पूछेंगे कि आप घी ले रहे हैं ना, मायोमेक्टमी के 2 मंथ बाद इनफर्टिलिटी पेशेंट को गुर्द शुरू कर सकते हैं क्या? ये हम तुम वृक्षण कितना हुआ है, वृक्षकता कितनी है, इसके आधार पर निर्भर करो। मायोमेट्री से करना है नहीं करना है, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि स्नेहोमयोयम पुरुषः स्नेहभूयिष्ठाश्च धातवः, ये चरक मीमांसा 5वें अध्याय में ये सूत्र आया है, और वेणुभद्र शास्त्री दृष्टिदर्शी जी का फेवरेट सूत्र इस प्रकार का था। अति मद्यपान जन्य फैटी लिवर में घृत बंद करते हैं, करने को बोला जाता। फैट शब्द ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह प्रयोग में करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। लिवर सिरोसिस में घी दे सकते हैं, लिवर फाइब्रोसिस है तो उसमें भी घी दे सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। कुकिंग बटर डायरेक्टली derived from milk may increase cholesterol, whereas homemade ghee may not increase cholesterol। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, एलडीएल नहीं बढ़ता है, एचडीएल बढ़ता है। अल्प स्नेह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारी देखने को मिलती है। तो स्नेह भूयिष्ठ धातु है तो स्नेहन जरूरी है। गुरुत्वपूर्वम समझनी याद ये भी निर्देश है कि पहला जो ग्रास लेंगे उससे घृत होना जरूरी इस प्रकार का है। और तड़का देने की जो हमारी सिस्टम है तो बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ कच्चा तेल नहीं प्रयोग मिला जैसे ये ऑलिव ऑयल का प्रयोग होता है इस प्रकार से। तो उस पर संस्कार होते हैं तड़का देने से, और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं। क्या है भाई? जी। तो तली हुई चीजें नहीं खानी है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। लेकिन तड़का देना बंद कर देना, तेल का प्रयोग नहीं करना, रिफाइंड तेल का प्रयोग बंद करो, ये अहम है। लेकिन नॉर्मल जो तेल है, तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। I met one person working in pharma companies for a long time. He said that every LDL and oil are pharmacy scams. अमेरिका में इसके बारे में काफी बहस हुई। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ये ऑयल वगैरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ये खारिज कर दिया। उनका कहना है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण
लिवर में होता है करीबन 80% या 90% इस प्रकार से। तो ये पचन का ही मामला है वास्तव में। इसका इससे संबंध नहीं है। फिर भी तली हुई चीजें जो है वो निश्चित रूप से हानिकारक है, खास करके तेल में तली हुई चीजें इस प्रकार के। घी में फिर भी अच्छी है। सिरा रक्त स्नेह से बनती है, मेद का पोषण स्नेह से होता है। यह स्नेह अल्पता से सिरागत प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी नष्ट होकर फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। हार्ट अटैक के हर छोटे से भी ये हार्ट अटैक है आजकल। एक अजीब बात है कि एलोपैथी के पाश्चात्य डॉक्टरों को तो घी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। या हमारे इंडियन डॉक्टर्स है भारतीय डॉक्टर्स एलोपैथी के, या शायद बीएमएस भी उसमें शामिल होंगे कि घी को बंद करो या इस प्रकार से। गुर्त और दुग्ध वृद्धावस्था में रसायन है। सिर्फ वृद्धावस्था में नहीं, सभी में रसायन है। लेकिन आजकल सभी वृद्धावस्था में रेज कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर एक्सेट्रा दिखता है। तो ऐसे पेशेंट्स में घी बंद कर देते हैं। करना नहीं है वास्तव में घी। और शीघ्रकृताभ्यास और रसायन में नित्य अभ्यास करने के लिए बोला है। तो शीघ्रकृताभ्यास और नित्य रसायन इस प्रकार की बात है। तो मैं जो केवल दूध पे मरीजों को रखना, कैंसर के मरीजों को, एक कोलर सर का सुझाव था। और रसायन में श्रेष्ठ है इस प्रकार से। और घी हम औषध के रूप में देते रहते हैं, तो एक शीघ्रता अभ्यास हो जाता है और फिर उससे अच्छा रसायन होता है। तो एक कोलेस्ट्रॉल का जो भूत है वो तो निकाल देना चाहिए। और घी से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल नहीं बढ़ता। ये प्रूव हुआ है। जब स्नेहपान चालू होता है तो उस समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लेकिन स्नेहपान पूरा हो गया, शोधन हो गया, तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। ये देखा गया है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये तात्कालिक इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन अगर उससे हम घबरा जाएंगे तो काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होगा। तो अतिस्निग्ध लक्षण है क्या, ये देखना जरूरी है। फिर अतिस्निग्ध लक्षण है तो रुक्षण करना है, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और फिर अग्नि कैसा है ये देखना भी जरूरी होगा कि लघु आहार इन सभी में देना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। Body generate cholesterol to compensate lack of food sneha in the body। यही है। जैसे शुगर बढ़ती है, वो शरीर को शुगर की जरूरत है, इसलिए अपतर्पण वाले व्यक्ति में भी शुगर बढ़ती है। वहां शुगर को बंद कर देना वास्तव में अच्छा नहीं है इस प्रकार से। इसने केस किसी ने बताई थी कि हर रोज जिनका शुगर 300 वगैरह इस प्रकार का था, रसिक ने शायद बताई थी, और एक महीने के लिए तुप साखर चपाती खाने के लिए कहा। और महीने के बाद शुगर 95 हो गई इस प्रकार से। तो ये चिंतक है। तो उसमें ये बात होती है।
साम अवस्था असताना पण पेशंटला दुग्धावर ठेवायचं का? यस, उसमें ऐसा है, मैं बताता हूँ कि जब भूख लगे, जितनी भूख लगे तब दूध लेना है। अगर भूख नहीं लगते तो लंघन नहीं करना है। लोग ऐसा करते हैं कि भूख नहीं है तो भी दूध लेना आरंभ करते हैं, तो उनमें तकलीफ होती है। लेकिन जो भूख लगने पर ही दूध लेते हैं तो उसमें तकलीफ नहीं होती है इस प्रकार से। सुरुवातीला विसर्पामध्ये स्नेहनवर्ष आणि कुष्ठामध्ये स्नेहन सांगितले आहे। शासनाच्या अधीन कुष्ठरोगाविषयी सांगायचे होते, शेवटी सांगू ना। शासनाच्या अधीन मैं शासन के अधीन ये समझा नहीं इस प्रकार से। अभी बोलना है तो भी बोल सकती हो। नमस्ते सर. हाँ हाँ माझे 2 दिवसाचं कुष्ठरोग विषयी ट्रेनिंग होतं. तर त्या ट्रेनिंगच्या अंडर कोंढवामध्ये बंदरवाल रुग्णालय आहे 1883 पासून चालू. तर तिथे सगळे कुष्ठरोगी असतात. तिथे काल व्हिजिट केली. एकूण संप्राप्ती अशी आहे की त्यांच्यात स्नेह नसतो आणि नर्वस सिस्टीम मध्ये श्वान सेल्स मध्ये ते राहतात. तर तिथे कुष्ठरोगांचे म्हणजे नाक झडलेले, बोट झडलेले ते पण पेशंट होते आणि शिवाय लेप्रसी अल्सर कुष्ठ त्याविषयी पण पाहिलं. तिथली ट्रीटमेंट पाहिली सर. ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल वगैरे होतात, हाताचे बोट सगळे कॉन्ट्रॅक्ट होतात वगैरे. तर त्याच्यासाठी लिक्विड पॅराफिन वॅक्स बाथ देतात. त्याच्यामध्ये लिक्विड पॅराफिन आणि बी वॅक्स असतं. गरम करून त्याच्यात हात बुडवायचा, मग ते चिकटतं आणि नंतर काढून टाकायचं. तर हे एक प्रकारचं स्नेहसंवेदनच झालं. दुसरी गोष्ट वुंड आहेत, अल्सर, कुष्ठ, लेप्रसी वुंड वर्षानुवर्ष आहेत. रोज ड्रेसिंग हे ते, पण त्यांनी एवढं काय रिझल्ट येतात असं नाही. तर तिथे कोणीतरी एक होमिओपॅथिक डॉक्टर जॉईन म्हणजे अटॅच झालेले आहेत आणि तिथं ते मेडिसिन देत आहेत त्यांना वगैरे. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आता असं निष्कर्ष काढलाय की ह्यांचे मेडिसिन चालू झाल्यापासून, ह्यांचे म्हणजे होमिओपॅथीचे, जखमांमध्ये थोडाफार येतोय. आणि आता ही गोष्ट पुढे शासनाच्या अधीन जाते रिपोर्टसाठी. तर मला असं वाटलं की तिथं आपला आयुर्वेद खूप काम करू शकतो. एकूण मिळून सगळे कुष्ठरोगांच्या विषयी आपल्या ह्याच्यात तर एवढं मोठ्या प्रमाणात कुष्ठाचं सांगितलंय. व्रण आहेत कुष्ठाचे, त्याच्यानंतर त्यांचे रिहॅबिलिटेशन आहे किंवा स्टिग्मा आहे, मानसिकता आहे. आपल्याला इथं खूप स्कोप आहे सर काही करण्यासाठी. पण मग ह्याच्यासाठी काही म्हणजे मोठ्या लोकांनी आधी पुढे आलं तर खूप उपयोग होईल. आणि तिथं ऍक्च्युली स्नेहनाचं काम किंवा एकूणच आपलं सगळ्या ग्रंथातलं खूप चांगल्या प्रकारे होईल. तिथून झालं तर मग ते गव्हर्नमेंटच्या रिपोर्टिंगला येईल आणि आयुर्वेदचं तिथं महत्व. आता होमिओपॅथीचे एक जणांचे आहेत ते रिपोर्ट पुढे चाललेत थोड्याफार प्रमाणात. आम्ही विचारलं पण मी की किती रिझल्ट आहेत नेहमीच्या पेक्षा. थोडे आहेत, थोडी इम्प्रुव्हमेंट आहे. आपल्यात तर कितीतरी पटीने व्रणांवरती काम करणारे लोक आहेत, कुष्ठावरती. तर ते आपल्याला तिथं खूप बरं पडेल. कोंढवामध्ये बंदरवाला रुग्णालय. ओके। मैंने इनके यहाँ नागपुर के नजदीक बाबा आमटे के केंद्र में विजिट की थी। विकास आमटे एक समय में मेरे मरीज थे और फिर हमें एक मौका मिला वहाँ विजिट करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर आयुर्वेद की जोड़ देनी है तो कर सकते हैं क्या? बोले जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। उनकी पत्नी जो है वो पेडिट्रिशियन है एक्चुअली, ये एमबीबीएस है विकास आमटे। और इनका कार्यक्षेत्र थोड़ा सा अलग है जो दूसरे डॉक्टर है उसमें। तो वो सभी रोगियों के लिए, ये विकास आमटे खास करके लेप्रोसी में काम इस प्रकार से करते हैं। तो वहां पे उनका सुझाव था कि जो डैप्सोन रेजिस्टेंट है उनके लिए तो पहले करेंगे कि जिनको उपयोग नहीं हो रहा, डैप्सोन रेजिस्टेंट हो गए हैं या किसी दूसरे तरीके से डिफॉल्टर अगर इस प्रकार के है, तो उसमें आयुर्वेद की दृष्टि से क्या करना है ये हो सकता है।
लेकिन उस समय मैं तो यहाँ से नहीं कर सकता था। मैंने नागपुर में उस समय कोशिश की थी कि कोई अगर जा सकता है क्या, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस प्रकार से। तो काफी बरस हो गए अभी। तो थोड़ा किती इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। इस प्रकार की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वहां भी हो सकता है इस प्रकार से। और ये जो एलोपैथी का व्यू है कि ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इस बैक्टीरिया से ही ये होता है। और पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उसी पे है। दूसरी कोई इसके कारण है इस प्रकार के मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अजीब समस्या है हमारे लिए। कि हमारे हिसाब में हिस्ट्री लेके फिर जिस रुग्ण के लिए जो उपचार पद्धति हो वो करनी है। शोधन का अगर स्कोप है तो शोधन करना है इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने जैसे डेडिकेटेड काम किया है, इस प्रकार की डेडिकेटेड व्यक्ति होनी चाहिए कि वो खुद जाकर वहां पे रहे और मरीजों को देखे, ट्रीट करे। तो इसमें काफी स्कोप है, मुझे इसमें संदेह की बात नहीं है इसकी, इसमें काफी स्कोप है। फिर बात यह है कि हमारे पास प्राइवेट में मरीज बहुत ही कम आते हैं। मेरे पास हैंसन के जो भी मरीज आए हैं वो 3-4 इस प्रकार के रहेंगे। तो उसमें भी काफी अच्छे सुधार हुए हैं। लेकिन फिर भी जितनी बड़े पैमाने पर मरीजों की संख्या है उसके हिसाब में देखा तो हमारा अनुभव बिल्कुल कम इस प्रकार का है। बैड कोलेस्ट्रॉल में स्नेह की जगह अपचित आम कारण हो सकता है, जो कि सिरा गतर वैगुण्य में जम जाता है। जैसे साम मल फंसता है वैसे वो आम और आम की तरह। तर अजून एक होतं तिथे हम्म, जशा अशा म्हणजे ऑन ट्रीटमेंट पेशंट आहेत तसेच काही केसेस आहेत की ट्रीटमेंट रिलीज झाली म्हणजे फिनिश झाल्यानंतर सुद्धा किंवा ट्रीटमेंट सुरू करण्याच्या आधी पण एक लेप्रोसीची म्हणून सेपरेट रिएक्शन येते किंवा हम्म, मेडिसिनची पण रिएक्शन येते. लेप्रोसीची रिएक्शन ही मे बी ट्रीटमेंट सुरू करण्याच्या आधी किंवा ट्रीटमेंट पूर्ण झाल्यावर 10-10, 20 वर्षानंतर पण येते. तर त्या केसेसमध्ये आयुर्वेदला चांगला स्कोप आहे. विशेषतः व्रण आहेत. व्रणांच्या बाबतीमध्ये त्यांच्याकडे ड्रेसिंग शिवाय दुसरं काहीच नाहीये. ड्रेसिंग आणि बाकीची व्हिटॅमिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक ऍसिड, कॅल्शियम या ट्रीटमेंट शिवाय दुसरं काहीच नाही. अजून एक गोष्ट आहे की त्यांची लेप्रोसीची ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर मायकोबॅक्टेरियम लेप्री डेड होतात, पण डेड झालेले जे हे आहेत मायकोबॅक्टेरियम लेप्री तर ते तुटलेल्या अवस्थेत ग्रॅन्युलर अवस्थेमध्ये तसेच नर्व सेलमध्ये पडून राहत आहेत आणि त्याचा इम्पॅक्ट म्हणून परत अजून लेप्री रिएक्शन येते. तर मी काल हा विषय तिथं काढला पण की तुम्ही या ट्रीटमेंटमध्ये कुठे हे जे डेड बॉडी आहे ते बाहेर काढण्याचं काम नाहीये का? तर माझ्या डोक्यात तिथं सतत रक्तप्रसारण हा विषय येत होता. तर ते म्हणले नाही ते आपोआप निघतात किंवा वेळ लागतो ते खूप पडून राहतात. तर हा एक विषय होता की व्रणांच्या बाबतीतला एक आहे आणि जी रिएक्शन येते त्या रिएक्शनच्या हिशोबाने आहे. कधी कधी मेडिसिनचे जे साईड इफेक्ट्स आहेत ते खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यावेळेस अलॉंग विथ प्रेडनिसोलोन ते मेडिसिन चालू ठेवतायत आणि तरी पण नाही झालं तर मग ट्रीटमेंट बंद करून थोड्या वेळासाठी किंवा थोड्या दिवसांसाठी प्रेडनिसोलोन चालू ठेवतात. हेवी डोस मध्ये प्रेडनिसोलोन चालू असतं. तिथे पण स्कोप आहे. व्रणांपासून जरी आपली सुरुवात झाली ना, कारण होमिओपॅथीची आता जे आहे ते फक्त व्रणांच्या आधारे आणि थोडाच फरक आहे. तरी पण ते शासनाच्या विचारात यायला लागलेलं आहे. तर आपल्यातल्या लोकांच्याकडून व्रणाकडून जरी सुरुवात झाली तरी ह्या गोष्टी खूप होतील. दुसरी गोष्ट त्यांनी जे प्रेझेंटेशन दिलं त्याच्यामध्ये सुरुवातीला शिश्रू संहितेचा पण उल्लेख केला त्यांनी आणि आपल्या इथले हेतू सांगितले ते पण सांगितले. पण म्हणे नाही हे असं नाहीये, पण सांगताना तर ते हेतू सांगतायत तिथं. निंदा किंवा जन्मातले पाप वगैरे असं सांगतायत. पण परत पुढचं वाक्य पण सांगतायत की असं काही नसतं असं. हमारे यहाँ क्या हुआ है, सोशल वर्क में हम बहुत कम लोग हैं सोशल काम करने के लिए। ये वास्तव में सोशल काम है, सोशल वर्क है। और भली भांति अगर कोई उसमें डेडिकेट हो जाता है तो ये बात हो सकती है। वैसे
अभी भी बाबा आमटे के यहाँ, विकास आमटे के यहाँ ये बात हो सकती है। प्रकाश आमटे की बात थोड़ी अलग है। उन्होंने तो काफी, मेरा एक सुझाव है कि उनको उनके अनुभवों पर किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है वहां पे उन्होंने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट केसेस हैंडल किए, प्रकाश आमटे ने या फिर मंदा आमटे ने। तो उनका वो जो अनुभव है वो लोगों को सामने आना जरूरी है। और विकास आमटे के यहाँ लेप्रोसी का ही है केवल इस प्रकार से। तो मैं मानता हूँ कि इसमें सहयोग देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ये बंदरवाला के केस सेंटर के बारे में मुझे पता नहीं है इस प्रकार से, कि गवर्नमेंट का इस प्रकार का सेंटर है और वहाँ पे ये काम चल रहा है। मैं फंडिंग सेकेंड ईयर में खूप था आहेत, तो इसके एनजीओ बारे में खूप आहेत लेक्चर्स सर. होते थे, और लेप्रोसी सेंटर से लोग आकर लेक्चर देते थे। और सबसे अच्छी पैथी कौन सी है तो सिंपथी है ये बताते थे। ना ही एलोपैथी, ना ही आयुर्वेद वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डेडिकेशन के बिना ये काम नहीं होगा। तो डेडिकेशन है तभी इसके बारे में हम कुछ कर पाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, आज रुकते हैं। सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुप्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। जो भी वार्तालाप करेंगे वो हिंदी में करे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मराठी समझते नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुणे व्यासपीठ सेवा विभाग, दे माइट, ये उल्का फड़के। ओके, ये अगर इस प्रकार से होता है तो भी अच्छी बात है। ये पुणे व्यासपीठ सेवा विभाग इस प्रकार से। मुश्किल मामला है। नीचे एक बार नीचे चला गया। वर्ण धावन एंड धूपन शुड बी प्रैक्टिस्ड। वर्ण की चिकित्सा ही करनी है, उसमें संदेह की बात नहीं है। मेरे पास कुछ मरीज है इससे और अच्छे हुए हैं। वर्ण के बारे में इस प्रकार से। ओम शांति शांति शांति। ना उसको ढूंढना।